तो इस पर पहला लिखिएगा व्यास सम्मान 2023। व्यास सम्मान 2023। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी भाषा में देते हैं। और इस साल ये दिया गया है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को याद रखिए, महत्वपूर्ण, पुष्पा भारती। और इनका संस्मरण है यादें यादें और यादें। इनकी जो कृति है इसका नाम है यादें यादें और यादें। ये संस्मरण है, इसके लिए इनको दिया गया है। तो ये व्यास सम्मान, इसमें याद रखिएगा व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में है। सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, और व्यास सम्मान हिंदी में दिया जाता है। और 1991 में इसको शुरू किया गया था, और इसको देने वाली संस्था है के बिरला फाउंडेशन। तो आप लिख देंगे के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। तो याद रखिए पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें, और ये इनका संस्मरण है। अभी हम जानते हैं कि आईपीएल की बोली लगी थी, आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगी थी, और इसमें सबसे महंगे जो खिलाड़ी बिके उनका नाम है मिचेल स्टार्क। तो आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इनको खरीदा है कलकत्ता नाइट राइडर्स ने। केकेआर, कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम ने इनको खरीदा है। और इनकी जो टोटल बोली लगी कुल 24 करोड़ 75 लाख रुपए में। 24 करोड़ 75 लाख रुपए सबसे महंगे बिके हैं। और इनके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बोली लगी है ये पैट कमिंस के नाम लगी है। पैट कमिंस, इनको आपने देखा होगा। ये वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम फाइनल में हारी थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। इनको खरीदा है सनराइज हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद। और इनकी जो बोली लगी है 20 करोड़ 50 लाख रुपए में लगी है। इन सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। तो आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और दूसरे बने हैं पैट कमिंस, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अभी एक और चर्चा में रहे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के मजबूत खिलाड़ी हैं, और इनको मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बनाया है। याद रखिएगा मुंबई इंडियंस जो आईपीएल टीम है उसके कप्तान बनाए गए हैं हार्दिक पांड्या। ठीक है, चलिए अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए, और इन राज्यों में नए मुख्यमंत्री और कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। इनकी घोषणा हुई है, तो इनके भी आप नाम याद रखिएगा। राजस्थान में चुनाव हुए थे, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है दिया कुमारी, और दूसरे हैं प्रेमचंद बेरुआ। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरुआ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीती है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव सहाय।
विष्णुदेव साय, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पहले हैं अरुण साव, और दूसरे हैं विजय शर्मा। तो ये छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय याद रखेगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के दौरान मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह, इनको स्पीकर बनाया गया है। तो अगर आप लिखना चाहो तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं रमन सिंह को, जो कि पहले ही छत्तीसगढ़ में स्पीकर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी बीजेपी फिर से सत्ता में आई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं श्री मोहन यादव। बीजेपी सत्ता में आई है और यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर पहले कृषि मंत्री थे केंद्र में, इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री थे पहले केंद्र में, अब इनको मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई है। तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हैं भट्टी विक्रमार्क, ये डिप्टी सीएम बने हैं। तो याद रखिए तेलंगाना की मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तो ये राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस आए थे, वाराणसी में आए थे और यहाँ पर इन्होंने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया था। तो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, करीब 20,000 लोग यहाँ पर एक साथ ध्यान कर सकते हैं और इस सेंटर का नाम है स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद महामंदिर ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है और ये बनारस में है, वाराणसी में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, वाराणसी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था जिसको हम कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 28। ये दिसंबर 2023 में हुआ और पूछा जाता है कोप 28 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ दुबई में। दुबई, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रतिभाग किया था और इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया था। अगर आप लिखना चाहो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन में किस देश का कितना योगदान है, गैस उत्सर्जन में किसका कितना योगदान है, तो इस हिसाब से 2023 का जो सूचकांक है इसको भी कोप 28 में जारी किया गया था, दुबई में जारी किया गया था और भारत इसमें 7वें स्थान पर है। भारत की रेटिंग अच्छी है, भारत इसमें 7वें स्थान पर है भाई।
ठीक है, तो याद रखिए कोप 28 दुबई में हुई। अभी हाल ही में चर्चा में अदन की खाड़ी भी रही है। अदन की खाड़ी से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। अदन की खाड़ी, यहाँ पर भारतीय नौसेना ने अपनी मिसाइल तैनात की है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री लुटेरे काफ़ी मात्रा में हैं। यहाँ पर सोमालिया, इथोपिया जैसे देश यहाँ पर हैं और समुद्री लुटेरे यहाँ पर जहाज़ों को लूट देते हैं। तो भारत ने इनसे निपटने के लिए, डकैतों से निपटने के लिए स्वदेशी मिसाइल तैनात की है। तो ये पूछा जा सकता है अदन की खाड़ी कहाँ पर है। तो अदन की खाड़ी है यमन और सोमालिया के बीच। यमन और सोमालिया के बीच में है। अदन की खाड़ी अरब सागर में है। अरब सागर का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जल संधि है। पूछा जाता है अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये आपने लिख दिया, अदन की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है। यानी अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेव जल संधि। ये पूछा जाता है बाब अल मंदेव जल संधि, इनको जोड़ती है अदन की खाड़ी और लाल सागर को, या अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक, सोमालिया के बारे में आप जानते हैं, यहां पर एक शब्द आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग, है ना। आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है थोड़ा सा इस तरीके से उभरा हुआ है। तो यहाँ पर जो देश हैं इनको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, यानी अफ्रीका के सींग के देश। और इन पर 4 देशों को शामिल किया जाता है। पूछा भी जाता है कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं किया जाता या कौन सा किया जाता है। तो इसमें इनके नाम लिखिएगा, इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये 4 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इन 4 देशों को शामिल करते हैं। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, ये अफ्रीका के सबसे पूर्वी हिस्से में है। तो अदन की खाड़ी चर्चा में रही है। दिसंबर के महीने में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए हैं। इनको तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आयोजित किए गए हैं तमिलनाडु में 2023। ये होंगे तमिलनाडु में हुए। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसमें इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर है ना, युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं उनको सरकार स्कॉलरशिप भी देती है। आगे ओलंपिक और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उसके लिए तैयार किया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, करीब 5 लाख रुपए देते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2018 से शुरू हुए थे। 2018 में जब ये शुरू हुए तो तब इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, अब इसको बदल करके कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2023 तमिलनाडु में अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि खेल मंत्री हैं। अभी 22 अगस्त को हमने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया है। राष्ट्रीय गणित दिवस, ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया हमने 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर, और ये गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ हुए हैं श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर ये मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मोहम्मद सामी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ये पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसमें इसका जिक्र हुआ था। मोहम्मद सामी, इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। 26 खिलाड़ियों को ये दिया जाना है, उसमें मोहम्मद सामी शामिल है, क्रिकेटर है। अभी एक नाम चर्चा में रहा, संजय सिंह। संजय सिंह, ये भारतीय कुश्ती महासंघ काफ़ी चर्चा में रही है। बृजभूषण सिंह का नाम आपने सुना होगा, पहलवान विरोध कर रहे थे। तो संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, लेकिन निर्वाचित होने के कुछ समय बाद ही भारत सरकार ने कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो यानी याद रखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। अभी एक जगह है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव एवं गीता महोत्सव यह आयोजित किया गया है कुरुक्षेत्र में। ठीक, कुरुक्षेत्र। और इसका उद्घाटन भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने किया है। तो जिनको नहीं पता उपराष्ट्रपति कौन है तो नाम भी लिखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी, ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं तीसरी बार, है ना। मिस्र अफ्रीका का देश है, काहिरा इसकी राजधानी है। तो यहां पर ये राष्ट्रपति चुने गए हैं तीसरी बार। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, 16 दिसंबर काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है और शायद आप जानते भी होंगे। 16 दिसंबर को हमने अभी विजय दिवस मनाया है, विजय दिवस। तो इसके बारे में कुछ 2-4 बातें जो पूछी जा सकती हैं। हम जानते हैं कि दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को परास्त किया था। तो ये विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर 1971। इसमें पाकिस्तान की पराजय हुई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। जो पूर्वी पाकिस्तान है इसको अलग देश के रूप में स्थापित किया गया था, बांग्लादेश बना था। और इस युद्ध की सबसे जो खास विशेषता जिसलिए याद किया जाता है भारत की तरफ से, कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो ये पूछा जाता है कि जो आत्मसमर्पण किया, ये पाकिस्तान के जनरल कौन थे जिन्होंने ये आत्मसमर्पण किया था। तो 90,000 सैनिकों ने, जो 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया। इस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे उनका नाम है अब जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी। अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी। तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, है ना। और इस युद्ध का, इस विजय का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ जो इस समय थल सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनको भी दिया जाता है। तो ये फील्ड मार्शल की उपाधि इनको दी गई थी। फील्ड मार्शल
सैम मोनेक्सा, ये इस समय थल सेनाध्यक्ष थे और इनको भी ये श्रेय दिया जाता है। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और घटना है। 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं, और ये भी यहीं से जुड़ा हुआ है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे। देखिए, इस समय एक ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट है ना, ये पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय इस समय कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था, पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय भी है। तो यहाँ पर कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने हमला किया था और ये दिन था 4 से 5 दिसंबर 1971। और इस हमले में कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया गया था। यहाँ पर जो पोत थे इनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, जबकि भारत की नौसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी स्मृति में मनाते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नेवी डे। ऑपरेशन ट्राइडेंट, कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द है JN1 या पिरोला। JN1 या पिरोला, अभी आपने देखा होगा कोरोना जो SARS-CoV-2 जो बीमारी थी, जो वायरस था, इसके नए नए सब वेरिएंट्स आ रही हैं और अभी एक नया सब वेरिएंट्स आया है जिसका नाम है JN.1 या पिरोला, और भारत में भी ये धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो ये दुनिया के सामने फिर से संकट पैदा हो रहा है। तो JN1 या पिरोला ये कोविड-19 वायरस का सब वेरिएंट है। कोविड-19 वायरस का सब वेरिएंट, कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसमें अगला लिखिएगा लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट ये एक बीमारी है। लेट ब्लाइट एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो पंजाब में काफ़ी फैल चुकी है। पंजाब में आलू की फसल को तबाह कर दिया इसने। ये फंगस से होता है, फंगस, ठीक है, फफूंद से होता है। आलू में हुआ है, पंजाब में इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेट ब्लाइट डिजीज। नेक्स्ट लिखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। हॉर्नबिल त्योहार 2023, और ये त्योहार मनाया गया है नागालैंड में। नागालैंड का ये वार्षिक त्योहार है, जिसको वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नागालैंड पूछा जाता है हॉर्नबिल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा है ना, आपने देखा जब ट्रेन चलती है तो क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो कई बार गजराज यानी हाथी ट्रेन की पटरियों पर आ जाते हैं, तो ट्रेन को नुकसान पहुंचता है, हाथियों की मौत हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई तकनीक ईजाद की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया है, AI का सहारा लिया गया है। तो ये गजराज सुरक्षा क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों से बचाव के लिए अपनाई गई नई टेक्निक, गजराज सुरक्षा। इसके बाद अगला लिखिएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बस केवल इतना याद रखिए इसमें।
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। विश्व मिट्टी सॉइल मृदा दिवस UN महासभा द्वारा इसको मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक महिला है वैशाली रमेश बाबू, काफ़ी चर्चा में रही है। दो भाई बहन की जोड़ी है, वैशाली रमेश बाबू। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनके भाई भी हैं। वैशाली रमेश बाबू ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, शतरंज खिलाड़ी है। ग्रैंड मास्टर शब्द शतरंज में ही प्रयोग किया जाता है। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। क्या होता है ग्रैंड मास्टर? शतरंज की जो रैंकिंग है इसको कहते हैं फिडे रैंकिंग, फिडे रेटिंग। ये पूछा भी जाता है, फिडे रेटिंग। फिडे ये शतरंज की संस्था भी है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उनकी जो रेटिंग है वो रैंकिंग जो बनती है फिडे रैंकिंग रेटिंग कहलाती है। और इसमें जो भी खिलाड़ी 2500 अंक प्राप्त कर लेता है तो उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। 2500 अंक प्राप्त कर देता है उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो वैशाली रमेश बाबू ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये पहली थी, और दूसरी बनी थी हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली ये दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, और तीसरी बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो याद रखिएगा फिडे रैंकिंग, फिडे रेटिंग या फिडे रैंकिंग ये दी जाती है शतरंज में, चेस में। इसमें जो वैशाली रमेश बाबू हैं इनके ही भाई हैं, उनका नाम है प्रज्ञानंद रमेश बाबू या आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ये अभी मेरे ख्याल से 15-16 साल के हैं, और ये अभी विश्व चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे। विश्व शतरंज प्रतियोगिता में ये फाइनल में पहुंचे थे 2023 में। इन्होंने वहां पर नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने हराया था इनको, लेकिन फाइनल में पहुंचे। काफ़ी नाम इन्होंने वहां पर कमाया था, काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। आर प्रज्ञानंद ये भी ग्रैंड मास्टर है। तो ये भाई बहन की जोड़ी है जो कि शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने हैं। और एक और अंतिम लिखिएगा, गरबा। गरबा लोक नृत्य है, आप जानते हैं गरबा के बारे में जो खबर है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ये तो आप सबको पता है। इसको अभी यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने, क्योंकि नृत्य है तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो इसको लिखिएगा, इसको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता है, नृत्य है। और ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यानी अभी तक 15 हो चुकी है। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक, गरबा गुजरात का नृत्य है। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है पेरिस। मुख्यालय है पेरिस। 3 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना यहाँ से सबसे ज़्यादा है, तो इनको याद करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।